कभी ऐसा लगा है कि जितनी ज्यादा मेहनत करो उतनी ही ज्यादा मुश्किलें सामने आ जाती हैं। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया ही आपके खिलाफ हो गई हो, और ये काफी हताश करने वाला हो सकता है ना। लेकिन क्या हो अगर यही विरोध, यही मुश्किलें असल में एक अच्छा संकेत हो। आज हम इसी हैरान कर देने वाले विचार को समझने की कोशिश करेंगे कि शायद विरोध का सामना करना हार नहीं, बल्कि इस बात की निशानी है कि हम सही रास्ते पर हैं। ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, सही कहा ना। आखिर कौन चाहेगा कि उसके रास्ते में मुश्किलें आएं? लेकिन जिस सोर्स को आज हम देख रहे हैं वो एक बहुत ही अलग नजरिया पेश करता है। ये हमें इस आम सोच पर सवाल उठाने को मजबूर करता है कि आराम हमेशा अच्छा होता है और संघर्ष हमेशा बुरा। तो चलिए इस दिलचस्प सोच की गहराई में उतरते हैं। तो आखिर ये आइडिया आता कहाँ से है कि आराम असल में एक खतरे की घंटी हो सकता है। हमारा पहला सेक्शन इसी विरोधाभास की नींव रखता है। ये सोच कि जब हम सबसे ज्यादा सहज महसूस कर रहे होते हैं तब शायद हम सबसे ज्यादा रुके हुए होते हैं। जरा सोचिए इस बारे में। अगर कोई बस अपने कंफर्ट जोन में रहता है, कभी कुछ नया करने की कोशिश नहीं करता, या जो जैसा चल रहा है उसे बदलने की हिम्मत नहीं करता, तो भला किसी को उसका विरोध करने की जरूरत ही क्यों महसूस होगी। एक शांत, बिना किसी टकराव वाला जीवन अक्सर एक बेअसल जीवन का भी संकेत हो सकता है। और यहीं पर सारी कहानी पलट जाती है। जैसे ही कोई कुछ सार्थक, कुछ बड़ा करने की कोशिश करता है, चाहे वो कोई नया काम शुरू करना हो, समाज में कोई बदलाव लाना हो या बस खुद को बेहतर बनाना हो, अचानक से बाधाएं खड़ी हो जाती हैं। तो यहाँ पर पॉइंट ये है कि सार्थक काम अपने साथ टकराव लेकर ही आता है। मतलब बिना प्रतिरोध के कोई तरक्की नहीं होती। रेव मेयर का ये जो कोट है वो इस विचार को बहुत ही दमदार तरीके से सामने रखता है। ये जबरदस्त विरोध को एक पॉजिटिव साइन की तरह दिखाता है। इसका मतलब है कि अगर कहीं से बहुत तीखी प्रतिक्रिया आ रही है तो शायद कोई सच में कुछ बहुत जरूरी कर रहा है, इतना जरूरी कि मौजूदा सिस्टम को उससे खतरा महसूस होने लगा है। अच्छा, इस आइडिया को और गहराई से समझने के लिए चलिए एक कहानी पर नजर डालते हैं। ये एक ऐतिहासिक कहानी है जो इस सिद्धांत को जिंदा कर देती है। बाइबल की एज़रा की किताब से ली गई ये कहानी एक जबरदस्त केस स्टडी है कि कैसे बड़े मकसद का सामना बड़े विरोध से होता है। यहाँ पर सिचुएशन को समझना बहुत जरूरी है। ये सिर्फ एक बिल्डिंग बनाने की बात नहीं थी। ये देश निकाले के बाद एक बिखर चुके समाज को फिर से जोड़ने की कोशिश थी। ये उनकी पहचान, उनके विश्वास और उनके वजूद को दोबारा खड़ा करने जैसा था। दांव पर सब कुछ लगा था, और इसलिए जैसा कि हम देखेंगे विरोध भी उतना ही जबरदस्त था। लेकिन देखिए, विरोध हमेशा एक जैसा नहीं होता। इस कहानी में ये दो अलग अलग शक्लों में सामने आया। एक था खुला, सीधा हमला, वो दुश्मन जो सामने खड़े थे, और दूसरा वो कहीं ज्यादा खतरनाक था, मदद का एक झूठा प्रस्ताव जो असल में पूरे काम को अंदर से खोखला करने के लिए था। और अक्सर ये दूसरी तरह का विरोध ही ज्यादा खतरनाक होता है क्योंकि वो दोस्ती के नकाब में आता है। ये कहावत धोखेबाज मदद के छिपे हुए खतरे को एकदम साफ कर देती है। कभी कभी सबसे बड़ा खतरा खुले दुश्मनों से नहीं, बल्कि दोस्त होने का नाटक करने वालों से होता है। ये एक ऐसी चेतावनी है जो आज भी उतनी ही सच्ची है कि मदद के हर प्रस्ताव पर आंख मूंदकर भरोसा नहीं करना चाहिए। इरादों को हमेशा शब्दों से नहीं, बल्कि काम से परखना चाहिए। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन विरोधियों ने इतने जरूरी काम को रोक कैसे दिया। चलिए अब जरा उन घटनाओं को देखते हैं जिनकी वजह से मंदिर का काम ठप हो गया। ये जो टाइमलाइन है ये दिखाती है कि बाहरी दबाव कितना असरदार हो सकता है। काम रोकने के लिए कोई सेना नहीं भेजी गई, बस एक सोची समझी राजनीतिक चाल चली गई। राजा के नाम एक खत, और उसी एक खत ने पूरे प्रोजेक्ट को सालों तक रोक दिया। ये इस बात की याद दिलाता है कि सबसे बड़ा विरोध अक्सर हथियारों से नहीं, बल्कि शब्दों और राजनीतिक चालों से होता है। विरोधियों ने अपने काम को राजा के प्रति वफादारी का चोला पहना दिया। ये जो उन्होंने कहा, हमने महल का नमक खाया है, इसका सीधा मतलब था हम आपके वफादार हैं, और ये जो मंदिर बन रहा है ये आपके अधिकार के लिए खतरा है। ये एक क्लासिक टैक्टिक है जो आज भी इस्तेमाल होती है, अपने असली स्वार्थी मकसद को किसी ऊंचे आदर्श जैसे देशभक्ति या वफादारी के पीछे छिपा लेना। लेकिन कहानी सिर्फ बाहरी दुश्मनों की नहीं है। सोर्स ये भी साफ करता है कि अंदरूनी कमजोरियों ने भी एक बड़ा रोल निभाया। बनाने वालों की अपनी सुस्ती और आधे अधूरे मन से किया जा रहा काम, इसी ने उन्हें बाहरी विरोध के लिए और भी कमजोर बना दिया।
ये एक बहुत ज़रूरी सबक है कि बाहरी चुनौतियों का सामना करने के लिए अंदरूनी संकल्प और एकता कितनी ज़रूरी है। इस कहानी का अंत कोई जल्दी नहीं हुआ। असल में इसकी पूरी टाइमलाइन ही लगन और दृढ़ता का एक जबरदस्त सबक है। तो आखिर में हुआ क्या? चलिए आखिरी सेक्शन में चलते हैं और देखते हैं कि कहानी ने क्या मोड़ लिया। 19 साल। जरा इस नंबर को अपने जहन में उतरने दीजिए। 19 साल। प्रोजेक्ट शुरू होने से लेकर उसके पूरा होने तक इतना लंबा वक्त लगा। ये कोई छोटी मोटी रुकावट नहीं थी। ये लगभग 2 दशकों तक चलने वाला एक कभी न खत्म होने वाला संघर्ष था। ये नंबर हमें उस लगन के पैमाने का एहसास कराता है जिसकी जरूरत तब पड़ती है जब कोई वाकई में कुछ बड़ा करने की ठान लेता है। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? देखिए, 3 बातें बिल्कुल साफ है। पहला, विरोध की उम्मीद रखिए। अगर काम जरूरी है तो उसे चुनौती मिलेगी ही। दूसरा, धोखे को पहचानिए, समझदारी से काम लीजिए। मदद की पेशकश करने वाला हर कोई दोस्त नहीं होता। और आखिर में, सब्र के साथ डटे रहिए। सच्ची तरक्की में वक्त, धीरज और अटूट संकल्प लगता है। और ये कहानी हमें एक आखिरी मगर बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। जब हम इस प्राचीन कहानी के बारे में सोचते हैं तो हमें खुद से पूछना चाहिए, हमारी अपनी जिंदगी में, हमारे समाज में वो कौन से मंदिर हैं जिन्हें बनाने की कोशिश में विरोध का सामना करना पड़ सकता है? और शायद सबसे जरूरी सवाल ये है कि क्या हम उस विरोध को हार की निशानी नहीं बल्कि इस बात के संकेत के तौर पर देखने के लिए तैयार हैं कि हम वाकई में कुछ सार्थक कर रहे हैं।